जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के हम कुछ वो डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स। अब नंबर 3 नंबर 4 में थोड़ा फर्क आ गया है। मैंने आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट नंबर 3 लिखवाया था और न्यूक्लियर चार्ज नंबर 2 लिखवाया था, है ना? तो हम उसी नंबरिंग को फॉलो कर लेते हैं जो आपको लिखवाया गया। ना ओबीडियंट कौन ओके ओके है भाई? माधव, मेरे को देखने की भी जरूरत नहीं है, आवाज धीरे धीरे पहचान में आ जाती है। चलिए, मुझे पिछली क्लास का रिहर्स अगर करना हो, इन चारों में किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा ज्यादा? ग्रिड डायग्राम बनाना जरूरी है। अभी किसकी सबसे ज्यादा? क्लोरीन, क्योंकि सबसे छोटा ये, और सबसे कम किसकी? सल्फर, क्योंकि ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा सल्फर और ये रहा ग्रिड। ठीक है, मैंने ठीक है पता नहीं क्या ही कर दिया है मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर दी है मैंने, उल्टा कर दिया है। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा फ्लोरीन, और फ्लोरीन के नीचे क्या आएगा मेरे पास? क्लोरीन। यार फ्लोरीन नीचे क्लोरीन है, मुझे फ्लोरीन क्यों सुनाई दे रहा है? आई थिंक फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, राइट, और वो बड़ा होगा। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, वो ऑक्सीजन से तो बड़ा होगा बट क्लोरीन से थोड़ा छोटा होगा। तो साइज के ऊपर आप उस तरह से बड़ा मैम क्लोरीन से बड़ा नहीं होगा? हाँ, सही कह रहे थे। तो अब सब सेंसेस में आ गए, सबसे छोटी छोटी चीज पकड़ पकड़ के पूछ लिया। तो यानी अब अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं ये बात कह सकती हूँ, कहीं साइज की मुसीबत आई तो वो तो आपको दिक्कत नहीं देगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? जहां साइजेस ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं, वहां कैसे देते हो आप? न्यूक्लियर चार्ज से। फिर तीसरा फैक्टर मैंने कौन सा पढ़ा था? पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन को थोड़ा सा और लेते हैं, लास्ट क्लास में उतना अच्छा ले नहीं पाए थे। तो पेनिट्रेशन को अगर मैं थोड़ा और लिख वगैरह लिया था आपने, थोड़ी क्लैरिटी और दे देती हूँ मैं आपको। पीरियोडिक टेबल में लिख, मैं ग्रुप 13 लिख रही हूँ, अगेन मैं गलती करूंगी, मुझे चेक करना मैं कहाँ गलती करती हूँ। ग्रुप 13 लिख, राइट? आप पकड़ेंगे मेरी गलती को। शुरुआत किससे होता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, हेलियम, इंडियम, थेलियम। चलो कुछ को तो याद, ठीक है। ये मेरे पास ग्रुप 13। ग्रुप 13 के साथ ही मैं अगर ग्रुप 2 लिखना चाह रही, बीच का डी ब्लॉक हटा दिया। ग्रुप 13 था ये बी ब्लॉक का पहला, बीच का डी ब्लॉक हटाया। अब मैं वापस एस ब्लॉक पे लौट रही हूँ और मेरे को एस ब्लॉक में दूसरा ग्रुप चाहिए, यानी ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो सामने सामने लिखवाइएगा, बेरिलियम, परफेक्ट। ये पूरा ग्रुप, ग्रुप नंबर 2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है NS2। ग्रुप नंबर 13 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2NP1। मुझे पता है यहां से डी बीच में भरा जा रहा होगा, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट। डी भर के ही कुछ कुछ जगहों पे 4p शुरू होता है, 3d भरने के बाद ही 4p शुरू होगा, 4d भरने के बाद ही 5p शुरू होगा। तो ये सब मैं ये मान के चल रही कि उस डी ब्लॉक के बीच में नहीं फंसेंगे हम। अब चाहे तुम बेरिलियम और बोरोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करो, चाहे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की कंपेयर, पेनिट्रेशन इफेक्ट इन सब जगह पे ही आएगा बस। और पूरे पीरियोडिक टेबल में पेनिट्रेशन इफेक्ट आप कहीं नहीं लगा पाए। और वो क्या आएगा, क्यों आएगा, एक बार दोबारा देखें। सेम शेल के ऑर्बिटल्स में सिर्फ एक फर्क था, शेल कौन सा था? 2, राइट? ये क्या था? 2s2, 2s2, 2p1। एक ही शेल के दो ऑर्बिटल, वो भी पड़ोस वाले, 2s और 2। एक में इलेक्ट्रॉन आपको किससे निकालना पड़ रहा है? s से। दूसरे में इलेक्ट्रॉन आपको किससे निकालना पड़ रहा है? p से। एक ही शेल के डिफरेंट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालते हुए एक एनामोली देखी गई, और वो एनामोली सिर्फ 2s 2p 3s 3p इन्हीं जगहों पे देखी। यानी ये वाली गड़बड़, ये वाली फैमिली का साइज छोटा है, राइट? अक्रॉस द पीरियड साइज घटता है। ये वाली फैमिली का साइज छोटा है, ये वाली फैमिली का साइज बड़ा है।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम किसकी होनी चाहिए थी? जो बड़ा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं बेरिलियम की पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए थी बोरोन के मुकाबले, हुआ उल्टा। बोरोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम थी, छोटा होते हुए ज्यादा होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि दोनों में निकल तो इलेक्ट्रॉन 2 से ही रहा है, लेकिन एक के अंदर इलेक्ट्रॉन 2s से निकल रहा है, विच इज मोर पेनिट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, हेंस फेसिंग मोर इनवर्ड पुल। और दूसरे वाले में क्या हुआ है? थोड़ा बाहर की तरफ है। साइज चाहे बोरोन का छोटा था, बट इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर था, इसीलिए ये वाला इफेक्ट डोमिनेट कर गया। यानी आप देखिए साइज कहां फेल हुआ है। न्यूक्लियर चार्ज के केस में भी मैं लेकर आई, साइज जहां फेल हो रहा है। साइज कहां फेल हो रहा है? पड़ोसी। जब भी दो नेबर्स आप देखोगे, साइज के ऊपर आने से पहले 1000 बार सोचना, क्या मेरे को इसका आंसर साइज से देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इसमें भी पेनिट्रेशन इफेक्ट मैं बोरोन और कार्बन में नहीं ला रही। मैं मतलब स्पेसिफिकली, चलो बोरोन कार्बन भी कुछ लाएं शायद, वो भी तो पड़ोसी, लेकिन बेरिलियम और कार्बन में तो एटलीस्ट मैं नहीं ला सकती। क्यों भाई? उनमें तो साइज का फर्क है। कंपेरेबल साइज सिर्फ जस्ट पड़ोसियों में दिक्कत है। इफ टू आर नेबर्स, तो वहां पे मेरे कंपेरेबल साइजेस वाली बात सोचनी पड़ेगी। भाई उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या कोई और फैक्टर एप्लीकेबल हो सकता है? नहीं हो सकता तो फिर साइज ही लगाएंगे। आज यही सारे फैक्टर इकट्ठे करेंगे कि आपको कैसे पता चले कहां लगाना है, कौन से वाला। मतलब कभी आप कह रहे हो न्यूक्लियर चार्ज लगाओ, कभी आप कह रहे हो साइज लगाओ, आज आपने कह दिया पेनिट्रेशन लगाओ, दो और आ रहे हैं, मैं करूं क्या? वो सारा इकट्ठा करके क्वेश्चन बैंक तक डिस्कस होगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बेरिलियम बोरोन का कंपैरिजन और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का कंपैरिजन। यहाँ आप देख रहे हो मैं बच रही हूँ बार बार, मैं इसको बोलना भी नहीं चाह रही, क्योंकि यहाँ तो मैदान में और बहुत बड़ी चीज कूद पड़ती है, 10 डी। यहाँ तो मैदान में डी और कूद पड़ता है, तो शायद वहां कुछ और मेरे को लगाना पड़े। बट फेमसली अगर कोई मेरे से बात करता है पेनिट्रेशन इफेक्ट की, इन्हीं में लगाइए, क्योंकि कैल्शियम और गैलियम पड़ोसी हैं, बीच में 10 और आ गए, D1। कैल्शियम और गैलियम नेबर्स नहीं है, ये याद है। ऐसे लिखने में तो लगता है नेबर्स ही, मैंने बीच का डी ब्लॉक तो खा गई ना यहाँ पे लिख। तो पेनिट्रेशन का नोट आप सब लोग कर चुके थे। लेट्स मूव ऑन। नोट करिए इसको, फिर करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, नोट करिए इसको। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? जहां भी आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, इसका क्या मतलब है? नोबल गैस। और ये मैं आपको स्ट्रक्चर पैटर्न में करा के, P6 भरने का मतलब है नोबल गैस। अगर कहीं पर NS2 NP6, NS2 भी बोलना बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा, अब मैं क्वेश्चंस में नहीं दूंगी। NP6 अगर मिले तो पक्का है NS2 तो भर के ही आए, NS2 के बाद ही NP6 का नंबर आए। और NP6, 2p6, 3p6, 4p6 वगैरह वगैरह क्या मतलब है? ये नोबल गैस। इफ इट इज नोबल गैस से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इस अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। इतनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को आप लोग कह रहे हो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर से, नहीं निकाले, पॉसिबल ही नहीं है आप नोबल गैस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाए। वैसे कोई साइज पे आता तो क्या कहता, नोबल गैस का तो एब्रप्टली साइज बहुत बड़ा है, इसकी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कुछ होनी ही नहीं चाहिए थी। नो, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन इतनी ज्यादा स्टेबल है। आप सोचिए, आगे आगे देखेंगे, सारा पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट इज बेगिंग फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सबको लगी पड़ी है हमें तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, लाइफ सेट है, उसके बाद मुझे किसी को कुछ नहीं कहना। हर एटम रिएक्ट ही इसीलिए कर रहा है, उसको कहां भागना है? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर। यानी कि जिसके पीछे सारी दुनिया अटेन करने को लगी है, उस कॉन्फ़िगरेशन को तो तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। That is why noble gas configuration is most stable configuration. If I ask you, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नियॉन और 3s1, बड़े आराम से निकलेगा। और वैसे भी साइज बड़ा है, आप जानते हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी से कंपेयर ही नहीं किया, तो साइज बड़ा बोल के क्या करोगे? अगर अकेले सोडियम की बात करूं, क्यों अकेला सोडियम? अब मेरी क्लास मुझे पता है why sodium is one of the known highest electropositive element.
इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देके खुद पे पॉजिटिव चार्ज लेने की इच्छा रखता है। सोडियम ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं हवा में ला नहीं सकती। अगर मैं हवा में ले आती हूँ तो ऑक्सीजन, वाटर, वेपर जो भी कुछ है वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि सोडियम इज डेस्परेट टू रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन। कोई उसके सामने आए सही। क्यों दिक्कत है सोडियम को? क्योंकि उसको पता है एक इलेक्ट्रॉन बस मैं किसी को पकड़ा दूं, वेयर एम आई एम एट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ये वजह है सोडियम की इतने हाईली रिएक्टिव होने की, जिसकी वजह से मेरे को उसको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखना पड़ता है, ऑक्सीजन वेपर्स कुछ भी उसके आसपास ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं वाई पहला ग्रुप, पहले ग्रुप को क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स। पहला ग्रुप क्यों इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? तो आप क्या बोलोगे? साइज बहुत बड़ा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। नो, साइज तो मैं आयोडीन का भी उतना ही बड़ा ले आऊंगी नीचे जितना सोडियम का बड़ा है। आयोडीन नहीं इतना हाईली रिएक्टिव जितना सोडियम रिएक्टिव है। आप समझ रहे हो मेरा इशू? सोडियम का साइज और आयोडीन या ब्रोमीन का साइज अगर मैच कर गए फिर तो हम कहेंगे कि साइज दोनों का बराबर है, दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर होती है। नहीं, सोडियम क्यों हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? व्हाई सोडियम रिलीजेस इट्स इलेक्ट्रॉन सो क्विकली? जरा सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब जो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ही मिल रही है, आग लगा देता है सोडियम अगर हवा में आ गया तो, क्योंकि उसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ही उतनी एनर्जी मिल गई। लो जी पकड़ो इलेक्ट्रॉन, वो तो बांधना मुश्किल हो रहा। व्हाई? बिकॉज वो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पे लपक के जाना चाहता। तो अगर कोई तुमसे सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछे, वेरी लेस। व्हाई? बिकॉज इट रिलीजेस इट्स मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। साइज नहीं लाएंगे, साइज आता है कंपैरिजन में सिर्फ डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड। तो अब कोई मेरे को कहे ठीक है जी सोडियम पॉजिटिव बन गया, इस सोडियम पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है मेरे को, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म में ये फैक्टर करा रही हूं। तो अगर कोई मेरे को कहे आयोनाइजेशन 1 और आयोनाइजेशन 2, आप कहोगे लास्ट क्लास में आपने बता दिया आयोनाइजेशन एंथैल्पी सक्सेसिव हमेशा ज्यादा होती है। तो इफ आई गिव यू अ सिंपल असर्शन, सोडियम की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ड्रास्टिकली हाई, तो आप अगर कहते हो कि हाँ इसका रीजन मैं देता हूं या मैं देती हूँ क्योंकि सेकेंड मतलब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हाई होती है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो, या कहोगे आपका टाइम छोटा हो गया तो नेट इनवर्ट पुल बड़ा हो गया। नो वे, 0 नंबर मिलेगा। मेरे को क्या बताना पड़ेगा? ये ड्रास्टिकली लिखा है मैंने, हाई नहीं लिखा। लास्ट क्लास में मैंने क्या कहा था? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर हाई पढ़ी होती, ये मैंने ड्रास्टिक वर्ड लिखा है। 10 गुनी, 8 गुनी, 20 गुनी, इस तरह से इतना ड्रास्टिक इंक्रीज अचानक से क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला वो कहां पहुंच गया? अपनी लाइफ के अल्टीमेट गोल पे पहुंच गया, नियरेस्ट नोबल गैस। अब तुम नहीं हाथ लगा सकते हो, लगाना है तो 10 गुनी एनर्जी लेके आनी पड़ेगी। मतलब 10 गुनी इज जस्ट, आई एम जस्ट यूजिंग अ कॉमन वर्ड, डोंट टेक इट लिटरल। ड्रास्टिक का मतलब समझा रही, तो जाके मुझे पता चलता है सोडियम पॉजिटिव की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इतना बड़ा होना रीजन साइज नहीं है कैटायन का छोटा हो, रीजन है उसकी तुम नोबल गैस को छेड़ रहे हो, वो नहीं मानेगा। फिर आप 2p6 से निकालने, यानी मैंने ऊपर क्या बोला, 2p6 को छू नहीं सकते, तो ये फैक्टर मेरा यही खत्म हो जाता है। नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर हाईएस्ट। लेकिन इसको मैं कहां यूज कर सकती हूँ? सोडियम की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी आग क्यों लगी पड़ी है, इतनी ज्यादा क्यों है? पहली इतनी कम की रोकना मुश्किल हो रहा है और दूसरी इतनी ज्यादा की निकालना मुश्किल हो रहा है। रीजन इज ओनली नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। पढ़ाएंगे सिंपल एक लाइन कि भाई नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ गई तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी। मेरे जैसा स्टूडेंट सोचेगा अच्छा ठीक है कहीं ट्रेंड में नोबल गैस आया तो उसको सबसे आगे रख दूंगी, हाईएस्ट साइज में मैंने उसको सबसे आगे रखना है और मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में उसको सबसे आगे रख डालूंगी। पर यहां पे मुद्दा खत्म नहीं होएगा, मुद्दा आएगा इनमें। और ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कि सोडियम की पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी कम और दूसरी ड्रास्टिकली इतनी ज्यादा क्यों? वहां पे अगर आपने ऐसे लिख के कॉन्फ़िगरेशन लिख के नहीं बताया कि दूसरा इलेक्ट्रॉन आप एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए वो ड्रास्टिकली हाई है, तब तक आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रभु कुछ पूछ रहे सेकंड ना, हाँ
एब्सोल्युटली होगी, यही आपका क्वेश्चन बैंक है। ग्रुप 1 में किसी की भी तुम सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालोगे, बस ये हम क्वेश्चंस की रोक लेते कि जो बिहेवियर सोडियम में दिखा है वही बेटा पोटेशियम दिखाएगा। पोटेशियम को भी पैराफिन वैक्स में रखे पड़ रही हूं मैं, क्यों? क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन रोकना मुश्किल है। पोटेशियम तो साइज में भी बड़ा हो गया सोडियम से, और हल्का हो गया, हल्का हो गया तो तैर गया, इसके लिए तो वैक्स लगा के रखना पड़ता है उसके। लेकिन जैसे ही पोटेशियम पॉजिटिव बना, वो कहां पहुंच गया? आर्गन पे। नोबल गैस निकालो उससे तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन। और इसके आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाइन, वंस आई फिनिश दिस आई शेयर दीज गुड क्वेश्चंस विद यू, उसमें आपको और बढ़िया पता लगेगा कि कैसे पहचान रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही। सो अब अगर मेरे को ये समझ आ गया कि हाँ भाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी मिली, वहां आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी ध्यान से सोचेंगे, तो उसके लिए लेट्स कम। अब ये आ गया मेरे पास सोडियम और नियोन, दोनों में से किसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा? आंख बंद करके नियोन की। नोबल गैस के आगे तो कुछ सोचना नहीं, और जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो ये अक्सर यूं मिले, नॉट हाई, वेरी वेरी, क्योंकि नोबल गैस। ठीक है, अब ये पहला चेक, मुझे बताओ, अभी तक मैंने चौथा इफेक्ट शुरू किया, इन 4 इफेक्ट को अब मैं पहले लर्न कराऊंगी, उसके बाद 5वें पे जाऊंगी। तो सोडियम और मैग्नीशियम में किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा? सबसे पहले तुम चेक करोगे कहीं पेनिट्रेशन तो नहीं लग रहा, नहीं। फिर तुम चेक करोगे कहीं एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन तो नहीं है, नहीं। फिर तुम्हारी मजबूरी है, तुम क्या चेक करोगे? साइज। साइज आखिरी में, न्यूक्लियर चार्ज की नौबत कहाँ आएगी वो भी बताऊंगी। साइज आखिरी में लेके आना सबसे पहले मान। तो सबसे पहले मैंने क्या चेक किया? कोई नोबल गैस तो नहीं है, नहीं है। कोई P6 का मामला तो नहीं है, नहीं। फिर मैंने चेक किया कहीं ये 2s2p वाला केस तो नहीं है, पेनिट्रेशन, नहीं। तो फिर तो साइज पे देना पड़ेगा आंसर। तो अब साइज पे अगर आंसर दूं बच्चों, तो क्या आएगा? किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 पूछी है कि 2 नहीं पूछी है? लिखा 2 है मुझे पता है, मैं 1 पूछ रही हूं। अगर 1 पूछी होती, अगर 2 पूछी होती तो क्यों क्यों? ये आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का 1 नहीं पूछ रहे आपसे, क्योंकि 1 तो आप बता दोगे। 2 पूछ रहे हैं, उसको दिखाओगे कैसे, अपने आप को कैसे बताओ? पहले तो गांड बांध दीजिए, नीचे कॉन्फ़िगरेशन लिखना। इसीलिए मेरे को स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद मजबूरी है पीरियोडिसिटी चैप्टर पढ़ाना। अगला चैप्टर में लूंगी चैप्टर नंबर 1, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि मैं कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता। सो यहाँ मैग्नीशियम और सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप पहले इसका एक एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे। एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके नीचे आप क्या लिखोगे? नियॉन। और इसके नीचे आप क्या लिखोगे? नियॉन एंड 3s1। ये थी इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 की एक्चुअल कंपैरिजन। तो इससे आना, ये तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 कंपेयर करनी होती तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती? ऊपर वाली। 2 करनी होती तो एक एक निकाल लो। तो मुझे देख के क्या मिलता है, और यही आपके काफी जगह एसर्शन रीजन में ये बड़ा ही पॉपुलर घिसा पिटा क्वेश्चन है कि व्हाई इज दिस सो? सोडियम की पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है मैग्नीशियम से, वेयरएज सोडियम की दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है मैग्नीशियम से। तो अब अपनी अपनी कॉपी में इसका लिखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 ऑफ सोडियम इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। बाय अपने हाथों से लिखो तो आई विल वेरी हैप्पी। फ्रेजेस लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं आप पैराग्राफ्स बनाएं, बट कहीं ना कहीं फ्रेजेस में लिखना चाहिए। तो लेट मी ऑल्सो राइट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 रेफर्स टू, इस केस में रेफर्स टू removal of electron from a noble gas configuration, in case of Na। सोडियम के केस में दूसरा इलेक्ट्रॉन का निकालने का मतलब है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को आप हाथ लगा रहे हो। Therefore, it's quite high. Therefore, it's quite high. Whereas, दूसरा केस भी लेना है आपने, whereas in case of magnesium, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, वो बहुत आसानी से दे दे। सुना हो समझा हो तो लिखिए।
नहीं तो इस पर मैं भी आगे कंटिन्यू कर दूंगी, पहले इतना समझिए। सोडियम के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, therefore it is quite high, whereas in case of magnesium, ionization enthalpy 2 refers to removal of electron from 3s1 leading to nearest noble gas. निकलने के बाद नियरेस्ट नोबल गैस बन रही है 3s1 leading to noble gas configuration. Therefore, its value is low. तो जब तक आप कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है, मैंने अपनी लैंग्वेज लिखी है, बहुत लंबी गई है, आप अपने छोटे फ्रेजेस लिख सकते हैं, बट अगर आपने उस तरह से दिखा दिया, बहुत कम लोग होंगे आपकी लैंग्वेज को पूरा समझने। गलती कॉम्पनसेट हो जाएगी, लिखने में कोई गलती रही तो उस डायग्राम की वजह से कॉम्पनसेट हो जाएगी। अब किसका सबसे ज्यादा बेरिलियम और लिथियम? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेम ही सा केस है, कुछ सोडियम के ऊपर आता है लिथियम और मैग्नीशियम के ऊपर आता है बेरिलियम। चेक मी इफ आई एम रॉन्ग। तो सिमिलरली केस हो गया ये तो, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखिएगा। इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलते ही हीलियम, और तुम सेकेंड निकालोगे तो किससे निकाल डालोगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आ गया सबके पास इस तरह के कंपैरिजन। नोटेड एवरीवन? सेम केस को मैंने बस थोड़ा डिफरेंटली पूछ लिया, पीरियड बदल के। सोडियम मैग्नीशियम की बजाय मैंने बेरिलियम और लिथियम कर लिया। डन? हाँ जी। हीलियम को कंसीडरिंग हीलियम नोबल गैस है, ठीक है, P6 नहीं होगा, बट उसका नेचर नोबल गैस वाला, तभी उसको ग्रुप में रख, बिल्कुल नोबल गैस, राइट? वो तो हमने एक जुगाड़ लगाया कि सारी नोबल गैसेस याद कर देगा कि P6 पे एंड होगी, एक्सेप्ट फॉर हीलियम ऑफ कोर्स। P ब्लॉक में हीलियम को रखते हैं, जबकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है। व्हाई? क्योंकि उसका नेचर उससे मैच किया, तो वो एक स्पेशल केस हो गया हीलियम वाला। अब मैं इतनी देर से कह रही हूँ हर चीज अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने को तैयार है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सारी नोबल गैसेस P6 नहीं है, एक नोबल गैस है जो S2P है, और वो कौन सी? हीलियम। ठीक है, H नेगेटिव भी हाई हो जाए, वो वाले आ रहे हैं केसेस। H नेगेटिव की हाई होगी कि लो? सेकंड आयोनाइजेशन। सेकंड में क्यों? मैं फर्स्ट पे ही नहीं आई, अभी एनायन के लेने शुरू नहीं किए मैंने। लिटिल लवली लेंगे, वो भी लेंगे, है आज के प्लान में, अभी फैक्टर्स भी पूरे नहीं हुए हैं, मतलब उसके बाद। अब मैं एलिमेंट का नाम नहीं दे रही, तुम पहचान जाते हो। अब मैं ए बी दे रही हूँ और साथ में कॉन्फ़िगरेशन दे रही हूँ। मुझे पता है ये सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी से, अभी वो एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर ही चल रहा है। मैंने भी नोबल गैस ही लिया था, एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर चल रहा है अभी तक। सेकेंड क्यों? आपको 4s1 से यूज करते करते D5 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब आपने देखा अभी तक मैंने एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपको कौन सी लाती? सिर्फ नोबल गैस। लेकिन सिर्फ नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती एक्सेप्शनल, वो कौन सी होती है? अब आगे लिखिए। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस भी एक्सेप्शनल तो नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मानी जाती। तो अभी तक तो मैंने एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या कवर किया? नोबल गैस। तो क्या सिर्फ P6? नो, जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं वो भी एक्स्ट्रा स्टेबल है, और अक्सर ये कंपैरेबल साइजेस पे लगाई जाएगी। जैसे कि समझ लो पहले, फिर लिखेंगे एक साथ। जैसे कि मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करी, अब नाइट्रोजन साइज ये है, ऑक्सीजन ये, ठीक है? तो आप क्या कहोगे? ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन जब हम पहुंचे नेचर में ऐसा हुआ नहीं, तो फिर पहली पंचायत क्या करें भाई? या फिर साइज नहीं फॉलो हो रहा, ना बेरिलियम और उसमें हो रहा था फॉलो, बोरोन में हमें पेनिट्रेशन इफेक्ट लाना पड़ा, ना यहाँ फॉलो हो रहा है, तो फिर हमें क्या लाना पड़ा? नॉट ओनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस सल्फर, ऐसे लाइन से केस आ गए। तो फिर सोचा गया ऐसा हो क्या है नाइट्रोजन फैमिली में जिसका साइज बड़ा होने के बावजूद भी
उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है पड़ोसी से। फिर चेक किया गया भाई इनकी कॉन्फ़िगरेशन इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड पी ऑर्बिट। P6 क्या था? एग्जैक्टली फुलफिल्ड पी ऑर्बिट। P3 क्या होगा? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिट। अब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड से तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत रेजिस्ट करेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपनी कॉन्फ़िगरेशन को इतना ज्यादा पसंद करता है स्टेबिलिटी की वजह से that it keep it more towards not in size, in attraction. It keep it more towards inside कि I'm not going to leave my stable configuration. तो नाइट्रोजन का एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ गया साइज बड़ा होने के बावजूद। साइज इज ओवरप्लेड बाय दिस कॉन्फ़िगरेशन। सो इस वजह से नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट इसकी ज्यादा हो गया। आई एम मेंशनिंग फर्स्ट। तो ये लिख दो इधर। सेकंड के बारे में क्या विचार है बच्चों? अविचल, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में क्या विचार है? फिर वो P3 बन गया, यहां तक का नोट करिएगा। फिर वो P3 बन गया और P3 और P6 से तुम्हें निकालने से पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा। सेकंड वाली अभी देखो, पहले बताओ फर्स्ट वाली समझ आती। अच्छा, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद लिखो कॉन्फ़िगरेशन। इसकी नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी? 2s2 2p2 और ऑक्सीजन में से एक निकाल दिया तो क्या हो जाएगी? 2s2 2p3। अब तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा तो ऑक्सीजन बिखर जाएगा कि मेरा P3 हो गया, अब मैं नहीं निकलने देता। P3 तुमको कहीं भी मिले किसी आयन में, मतलब एनायन कैटायन कहीं भी मिले, P3 P4 P2 से महंगा पड़ेगा निकाल। P3 P6 महंगे पड़ेंगे, आप आसानी से नहीं निकाल पाओ। तो कॉन्फ़िगरेशन किए बिना आप जंप मत करना आंसर पे। जैसे आयोनाइजेशन 2 का कंपैरिजन आया बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर तुम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकाला जा रहा है वो पता होना चाहिए। इतना आ गया सबके पास? अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्कूल पेपर्स में, आपके कंपटीशन में, मेरी डीपीपी में मिलेंगे। ये अरेंज देम इन ऑर्डर, जल्दबाजी में नहीं, चार चार हैं, अभी तक चल रहा था दो दो। ये हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी के जोन में आएंगे क्योंकि छोटे हैं। ये लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के जोन में आएंगे क्योंकि बड़े। ये दोनों आगे आएंगे, सॉरी, ये दोनों हायर पे आएंगे, ये दोनों लोअर पे आएंगे। अब मैं आपसे हाईएस्ट पूछूं तो कराओ शुरुआत। डी फॉर टेली चलेगा क्योंकि बी डी मुझे तुम्हारा तो समझ में नहीं आ रहा। छोटे ये थे तो इनमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती थी। उस पे भी ये कौन सा है? स्पेशल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो डी की सबसे ज्यादा, उसके बाद सी। अब ए और बी में फैसला करो। इसकी तो सबसे कम होगी। ये वो केस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन छुड़वा दो इसका, बस ये नोबल गैस पे भाग। इसको तो आग लगी पड़ी क्योंकि रोकना मुश्किल हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन अंदर, ये तो निकालने को तैयार है। तो सबसे पहले जब भी ऐसे ट्रेंड जितने भी आएंगे, इन सभी ट्रेंड्स में एक काम करना, हाईएस्ट और लोएस्ट पहले लगा लेना, बीच वाले बाद नहीं लगा। उससे फायदा क्या होता है? आपके चार ऑप्शन से कई बार तीन ऑटोमेटिकली रूल्ड आउट है, आपका टाइम कम वेस्ट है। Sometime it is not about only correct answer, it is also about correct answer in shortest time. तो कई बार हाईएस्ट लोएस्ट लगाते ही आपके चार में से तीन ऑप्शन रूल्ड आउट हो जाते हैं, तो कई बार नॉट एवरी टाइम। तो अब इसमें आपने मेरे को बता दिया सबसे कम तो ये, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बेचैनी है, मेरे को नॉर्मल गैस मिल रही है। तो जब मैं भी सबसे पीछे लगा चुकी हूँ तो फिर मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे ए को सेट करना। ये हुआ ऑर्डर आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 का। इसी में मैं 2 भी पूछ सकती थी, आप फटाक से बता देते। मैं चाहे इसी में 2 पूछ लेती, आप बता सकते थे, लेकिन आ रही है 2 वाले भी। पहले मेरे को 1 वाले क्लियर कर, ये वाली रो दे मेरे को आंसर। दिस रिपीट से जस्ट किया था दोनों, ये बीच में जितने भी है सब। एनीवन अरेंज, सबसे ज्यादा सबसे कम, कोई भी एक बता दो। जसकीरत, किशान, कोई भी एक बता दो। सबसे ज्यादा सी सबसे ज्यादा, ऑफ कोर्स सी सबसे ज्यादा, नोबल गैस, परफेक्ट। उसके बाद सबसे कम बताओ अगला।
अनन्या सबसे कम। 3 वाले होंगे बड़े, कम तो उन्हीं की होगी। अब उसमें एक मैंने स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन दे दी प्लस छोटा साइज। नहीं इतना नहीं सुन सकती, मेरे को सबसे कम चाहिए। अब उसमें आ गया पड़े हुए ये दो, ए और डी। ए है शुरुआती, उसके बाद बी काफी काफी देर बाद आया है, तो साइज भी उसका छोटा है, इसका साइज भी बड़ा है, और इन एडिशन टू भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो P3 है, तो P3 के आगे मेरे को साइज लाना थोड़ा सा डिमीनिंग लगेगा यार, तुम कॉन्फ़िगरेशन को इग्नोर कर रहे हो, उसके आगे तुम साइज को ला रहे हो। नो, तो उस हिसाब से देखूं तो फिर कौन आया, सी आपने सबसे ज्यादा रखवाया। उसके बाद फिर आगे समस्या बी की, भाई बी भी तो P3 है, तुम काहे इसको 3P को लिए जा रहे हो, 2P भी तो 3। और वैसे भी बच्चों एक चीज बता दो, रुको 2P अगर 4 भी होता ना, साइज नीचे वाले पीरियड का बड़ा है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। अगर ये P4 भी होता तो याद रखिएगा इसको। तो अब अगर मैं सबसे ज्यादा मैं इसको ले आई, उसके बाद बी ही आना चाहिए, कोई चांस ही नहीं कुछ और आने का। बी अब लगवाओ, सबसे कम तो ए ही है। परफेक्ट। और इधर फिर क्या लिखूं, क्लियर। ये बात याद रखना, दो 2P3 3P3 में कंपैरिजन आया, दोनों की दोनों स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन हुई, तो किसको लेके आओगे, साइज। साइज हर उस जगह आ रहा है जहां कोई बाकी फैक्टर नहीं लगा, ये ध्यान रखना। साइज तभी लगाओगे जब कोई और फैक्टर नहीं एप्लीकेबल हो रहा, अदरवाइज नहीं लगाओगे साइज। तो अब अगला करो, सेकेंड आयनाइजेशन पूछी है, वो रिपीट ना हो गया। हाँ ये पहले भी कुछ पूछ लिया, शायद रिपीट हो गया है, सेम ही था आई थिंक, ये तो सेम आ गया, रिपीट हो गया, सो डोंट डू इट। ये तो आप करिए दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसमें आप एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन D5 से मांगे, राइट अभी यही होगा। सो क्या मेरी क्लास मेरे को हेल्प करेगी, कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, P6 P3 P5, और अगर क्लास 12th में पूछूं F7 चलेगा, F14 और F7, P6 और D3, D5 और D10। ये सहरे सुन नहीं पाई, आपने क्या बोला, यही पूछ रहा हूँ कि D10 भी है। यस D10 भी है, बिल्कुल है। D10 भी रेजिस्ट करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन डालने में, पर D और F की आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अच्छे क्वेश्चन 12th में रिसीव होंगे, या अगर आपकी आज की क्लास बढ़िया गई मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो अगली क्लास में ले लेंगे उसको भी। मैं ले आऊंगी कुछ क्वेश्चन ही लाने, कॉन्सेप्ट तो यही हो गया। हाँ जी, तुम इसका आयोनाइजेशन 2 है ना बेटा। हाँ, तुम एक चीज, एस के लिए हाफ फिल्ड फुलफिल नहीं, एस के लिए हाफ फिल्ड फुलफिल्ड, क्योंकि एस तो सारी जिंदगी हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड ही है, एस के पास तो दो ही आ सकते हैं, या आधा या, इसीलिए ये बात एस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। गुड दैट यू आस्क्ड इट, नहीं तो किसी ना किसी से डाउट थोड़ी देर में आना ही। तभी मैंने कलेक्शन कराया P3 P6 D5 D10 F7 F14, all are special configuration. highest stable is P6। अगर 4 ऑप्शन ही मैंने सारे ऐसे दिए, एक P3 दिया, एक D5 दिया, एक आपको F7 दिया, और साइजेस भी कह दिया बेटा साइज सबके सेम है, और एक आपको P6 साथ में दे रखा है D10 D5, आप हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी करोगे, P6। नोबल गैस का मुकाबला कोई ना करे तो बेटर, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। ये तो खैर नोट क्या ही करना था, तो थोड़ा भूलने देते हैं आपको, टेस्ट में फिर पकड़ेंगे उन चीजों को। आखिरी फैक्टर आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसमें आपको मेरे को सुनना बहुत पड़ेगा, जरा लिख लीजिए। आ गया सबके पास, एवरीवन, एक दो पेन चल रहे थे उनके लिए रुकी हुई, यहां तक ले आइए स्क्रीन तक। चलिए नाम क्या लिखा मैंने, स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। स्क्रीनिंग या शील्डिंग एक ही बात होती है। आप लोगों के दिमाग में स्क्रीन वर्ड सुनते ही क्या आता है, अगर डिजिटल ग्रोथ ना हुई होगी, और आप जब मैं 12वीं में थी तब थे, तो स्क्रीन, उस जमाने के लोगों को स्क्रीन का मतलब क्या लगता था, अपने पापा मम्मी से प्रोजेक्टर की स्क्रीन, पर्दा, स्क्रीन को सिंपल, तुम लोग तो खैर उस जनरेशन में आए नहीं, पानी पिला रहे हैं,
तुम लोगों को तो पता भी नहीं है कि पहले मूवीज कैसे देखी जाती है। अरे वीसीआर बड़ा विरोध के बाद की बात, मैं उससे भी पहले की बात कर रही हूँ। प्रोजेक्टर, क्या वो वाला प्रोजेक्टर, वो वाला प्रोजेक्टर, इसमें वो रील्स आती थी, वो रील के डब्बे होते थे। स्क्रीन का मतलब इन सिंपल टर्म्स आज भी, जहां से स्क्रीन वर्ड, मतलब मेरे को ये नहीं कि मैं जो स्क्रीन सोचती थी मेरे को वो समझाना है आपको, नहीं, यहाँ स्क्रीन वहीं से उठाया गया, स्क्रीन का मतलब वहीं से उठाया गया। कुछ पर्दा लगा दिया जाए जिसको हम कहते हैं स्क्रीन, राइट, नथिंग एल्स, स्क्रीन। स्क्रीन से बेटर वर्ड आपको मिलेगा शील्ड। शील्ड का मतलब क्या है? टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर मैं कुछ अड़ा देती हूँ तो उसको बोलते हैं शील्ड। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को ज्यादा पॉपुलरली शील्डिंग इफेक्ट से भी बोला जाएगा। एनी नेम कैन कम टू योर वे। अगर मैं न्यूक्लियस हूं और आप मान के चलिए इफ आई एम न्यूक्लियस, और वो जो लास्ट रो में, लास्ट शेल में बच्चे बैठे हैं वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेरा न्यूक्लियर चार्ज उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पा रहा, ये बीच में जो लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैठी है ये डिसाइड करे कि मैं उनकी कॉपी तक पहुंच पाऊं। उससे पहले मेरे को बीच में इतनी लेयर्स मिल जाती है, उनकी कॉपी देखनी पड़ती है, यू पीपल स्क्रीन दैट, मेरा फोर्स वहां तक पहुंचे उससे पहले बीच के इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं। चलिए इस तरह से बताना तो अलग बात है, एटम में बात करते हैं। मैं अगर न्यूक्लियस हूं, इमेजिन करिए आई एम न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। न्यूक्लियस का क्या काम है? अपनी सारी ताकत इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में खर्च कर। अब जी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो वो दोनों नेगेटिव चार्ज लड़ रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस का एक छोटा सा हिस्सा एस की लड़ाई निपटाने में चाहिए कि तुम दोनों रिपेल मत करो और खींच के रखता हूं ताकि तुम एक दूसरे के पास ही ना जाए। तो पहले शेल ने उसका कुछ खर्चा कर दिया। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8, 2s2 एंड 2p6, उनमें भी आपस में दबा के रिपल्शन p6। कुछ और हिस्सा उस न्यूक्लियर चार्ज का किसमें खर्च हो गया? टू सबसाइड रिपल्शंस। जैसे जैसे न्यूक्लियस आगे बढ़ता गया बीच में इलेक्ट्रॉन आते गए जो रिपल्शन की वजह से हमने नहीं रहना है, बाहर निकलने को तैयार है। न्यूक्लियस का काम क्या? सबको बांध के रखना। तो न्यूक्लियस का पावर का खर्चा होता गया जैसे जैसे बाहर जाते। मेरे ऊपर चार्ज था +20, बट क्या मैं आखिरी शेल तक +20 की हैसियत से पहुंच पाई? नहीं, मेरा शायद उस 20 में से 7 या 8 तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन खा गया पेट्रोल। इसको कहते हैं एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो लोग भी अपनी कॉपी में इधर उधर है, मुझे नहीं पता स्क्रीनिंग इफेक्ट रिपीट कराएंगे तो क्या, मैं पूरी कहानी सुना के अपने हाथों की हेल्प से बता रही हूँ, इसके बाद आप स्क्रीनिंग इफेक्ट कभी भूल नहीं पाओ। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है बीच की लेयर जो इलेक्ट्रॉन्स की है उस लेयर ने न्यूक्लियर चार्ज को धीरे 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 कमजोर कर दिया, कंज्यूम कर डाला और बाहर वालों की जान छूट गई, काफी कम पहुंच पा। इसके ऊपर साइंटिस्ट स्लेटर ने पूरा रूल निकाल के दिया। एक जमाने में 2005 तक हम स्लेटर रूल से स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू तक काउंट करवाते थे, और अब 2006 में आईआईटी ने अपने सिलेबस से काटा, तो जेईई मेंस ने अपने सिलेबस से काटा, नीट ने काटा, एनसीईआरटी ने पहले ही काट दिया था, आईआईटी ने 2006 में डिडक्ट किया। उसकी साइट पर भी लिखा है स्लेटर रूल इज आउट ऑफ द सिलेबस। लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि न्यूक्लियस जितनी ताकत बाहर वाले पे लगा सकता है वो कौन डिसाइड करता है? बीच के शील्ड्स। अगर बीच की शील्ड है बहुत अच्छी तो न्यूक्लियस जो है बाहर तक चार्ज बहुत कम पहुंचा पाए। गुड शील्ड विल प्रोटेक्ट यू, एंड इफ द शील्ड इज पुअर, अब पुअर शील्ड का क्या मतलब है? परफोरेटेड, एक पर्दा लगा दिया इसमें बहुत सारे छेद कर दी, ऐसी शील्ड हो तो जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज उन छेद से, उन पोर से होता हुआ बाहर तक निकल जाएगा, रोकेगी। अच्छी शील्ड वो है जो पोरस नहीं है या जो प्रोटेक्ट कर पाए, रोक पाए न्यूक्लियर चार्ज को, और जो नहीं रोक पा रही है वो हुई पुअर शील्ड। यानी अब मेरे को ये देखना है, ये सारा समझना है, माधव यही देखना आपके लिए मजबूरी है, आपको नहीं भी जम रहा हो तो भी। तो अब आपके पास ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बाहर वाले शेल पे कितना फोर्स लगा पाएगा सबसे ज्यादा वो कौन डिसाइड करता है? पेनिट्रेट। सबसे पहले वाला नहीं,
असली डिसीजन किसके हाथ में, जो बिल्कुल उस इलेक्ट्रॉन को बचाने के लिए इमीडिएट लेयर इलेक्ट्रॉन्स की है पेनल्टी वेट शेल। तो पेनल्टी वेट शेल डिसाइड करेगा सबसे ज्यादा वैलेंस शेल पे न्यूक्लियर चार्ज पहुंच भी पाया कि नहीं पहुंच पाया। चलो जी ठीक है, देखते हैं। असली स्क्रीन तुम लोगों ने ये देखनी है। धीरे धीरे 12 तक जाते जाते हम इनर कोर की भी बात करेंगे, बट इनर कोर अक्सर सब में सेम होता है तो हम उसको माइनस कर देते हैं। जो सब में इनर कोर सेम है 1s2 2s2 2p6, तो सब में उसके इफेक्ट को हटा देते हैं कंपैरिजन। असली डिसाइड कौन करने वाला है, पेनल्टी वेट शेल। ठीक है जी, जो मैंने इतनी सारी बड़ी कहानी सुनाई उसका कंक्लूजन, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव जो बाहर तक पहुंच पा रहा है वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस कर दो। बीच के इलेक्ट्रॉन्स ने पेनल्टी वेट शेल के इलेक्ट्रॉन में कितना रोक दिया, कितना स्क्रीन कर दिया, कितना शील्ड कर दिया, वो माइनस करना पड़ेगा। एक जमाने में हम इसकी वैल्यू निकाला करते थे, स्टार होता है इसकी वैल्यू निकाला करते थे और इसको माइनस किया। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, देन आई विल गेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब कैसे करूंगी, इस लेटर रूल तो निकाल दिया मेरे सिलेबस से, लेकिन मुझे एक चीज बताई हुई है, सबसे अच्छी बेस्ट स्क्रीन इज एस और पुअरेस्ट स्क्रीन इज एफ। जनरली डी एंड एफ को पुअर स्क्रीन माना जाता है। तो सीधा बैठना पड़ेगा, से नींद आ जाएगी बिल्कुल। मतलब आप थोड़ा यूं हो जाइए, आप भी धैर्य, आप 12th पास आउट हो जाइए, आप मेरे घर आइए, मेरे ड्राइंग रूम में ऐसे ही बैठे, लेकिन मेरी क्लास नहीं है, ठीक है। एस पी डी एफ चार में इन दोनों को गुड शील्ड्स माना जाता है, बिकॉज इनकी शेप खुद की इतनी डिफ्यूज है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल, आप तो संभल नहीं पाया है, वो क्या ही स्क्रीन करेगा। और एफ की तो शेप नहीं मैं बना पाई, डिफ्यूज मतलब फैली हुई, इतनी फैली हुई शेप है कि वो स्क्रीन बिहेव ही नहीं कर पाए अच्छे से। डी एंड एफ आर पुअरेस्ट, पुअर स्क्रीन, एफ इज पुअरेस्ट स्क्रीन। इतना क्लियर हो गया सबको। अब असली चीज, और इसको रिपीट मत करवाना मुझसे, कोशिश करना रिपीट ना करना। अब मैं इस सारे स्क्रीनिंग इफेक्ट को पढ़ क्यों रही हूं, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट आयोनाइजेशन थेरेपी करेगा। अगर दो एटम लाके खड़े कर दिए गए और आपको कहा एटम ए में स्क्रीन बहुत अच्छी है बेटा, एटम बी में स्क्रीन बहुत पुअर है, आयोनाइजेशन थेरेपी किसकी ज्यादा होगी? सोचो, जिसकी स्क्रीन खराब है। मैंने क्या पूछा, आयोनाइजेशन थेरेपी किसकी? जिसकी स्क्रीन खराब है, पुअर स्क्रीन है, न्यूक्लियर चार्ज को रोक ही नहीं पाई, दबा के सारा न्यूक्लियर चार्ज बाहर की तरफ पहुंच गया, पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन्स को, निकालो, तो निकालने में खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। पुअर स्क्रीन विल इंक्रीज जेड इफेक्टिव। अब जहां भी जेड इफेक्टिव आए समझ लेना, पुअर स्क्रीन का मतलब है जेड इफेक्टिव का बहुत बड़ा होना, इफेक्टिव बहुत ज्यादा होना। जब जेड डोमिनेट कर गया, ताकतवर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको और मुझे खर्चा तो करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये भी कॉन्सेप्ट आ गया। ये टाइम लगेगा एब्सॉर्ब होने में, ये मत सोचिए आज ही इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। यू विल टेक टाइम टू एब्सॉर्ब इट। 3-4-5 गलतियां मैं करूंगी, 3-4-5 आप करेंगे। ये वाला चैप्टर मेरे को हमेशा ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है, अदरवाइज बहुत स्लीपी हो जाता है मामला। जब तक मैं गलतियां ना करूं, आपसे गलतियां ना करवाऊं, आप जाग नहीं पाते। तो ये एब्सॉर्ब करने में आपको एक आध दिन लगेगा। अब मैं ले आई जी, कौन सा ग्रुप है ये, बोरोन फैमिली नंबर 13। मैं ले आई 13th बोरोन फैमिली। बोरोन से एल्यूमिनियम का साइज, अभी पहले साइज की बात करते हैं। एक एनोमली याद है साइज की, और मैंने कहा था इसका रीजन जिस दिन सही टाइम आएगा उस दिन बताऊंगी, क्योंकि उस दिन स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अगर कोई भी चीज मैं बाद में बताने के लिए कहती हूँ, उसका पर्पस होता है, उस पर पूरा डेडिकेट होगा जी टाइम। तो बोरोन से एल्यूमिनियम 40 पिकोमीटर के आसपास का गैप मिला, अच्छा गैप। मैंने एल्यूमिनियम से गैलियम भी यही एक्सपेक्ट किया था। जो मैंने बड़ी सॉलिड लाइन बना रखी है गैलियम की, इट इज एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए था साइज 40 पिकोमीटर ऊपर है, तो उनसे नीचे 35 पिकोमीटर तो पड़े यार, कुछ तो पड़े, एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है। अब आप बताइए बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन आउटर क्या थी? देखिए मैंने 2s गायब करना शुरू कर दिया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 2s नाउ। 2p1 एल्यूमिनियम की कितनी थी? 3p1। मुझे पता है जो 3p1 कर रहा है वो 3s2 करके ही जाएगा। गैलियम की कितनी थी? अब मेरे को सबका पेनल्टी में बताओ, स्क्रीन बताओ, 2p को कौन प्रोटेक्ट कर रहा होगा? 2p को प्रोटेक्ट कर रहा है
2s के 2 इलेक्ट्रॉन लड़ाई झगड़े से। इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? साइज बढ़ता जाता है तो स्क्रीन पुअर होती जाती है, बड़ा साइज होता जाता है तो स्क्रीन पुअर होती जाती है। एनीवेज यहाँ तो मेरे को कुछ मुद्दा भी नहीं था, तो मैं यहाँ तो स्क्रीन ही नहीं बात कर रही। यहाँ 4p से जस्ट पहले कौन है? 4s नहीं, कौन है? 3p। कौन आया? पुअर स्क्रीन। यहां पर जो स्क्रीन बनी वो बनी पुअर। अब पुअर स्क्रीन ने क्या किया? हेलियम का एटॉमिक नंबर कोई अंदाजा लगा सकता है? अगर एल्यूमिनियम का मैं दे रही हूं 13, क्या ऐड करूं कि आ जाए? 18 एलिमेंट होते हैं ना चौथे पीरियड में, तो 13 में आप 18 ऐड कर दो तो 31 हो जाएगा। तो आप खैर वो एटॉमिक नंबर की बात तो क्या ही करूं, बट इतना आप समझिए, जैसे ही मैं इधर गई मेरा न्यूक्लियर चार्ज कितना था? काफी ज्यादा था, बट अब बात हो ही है तो मैं लिख देती हूँ 31। 31 एटॉमिक चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन शेल भी बढ़ा, ये खींचने चला, और बीच में जो ढकने वाली स्क्रीन थी, देखिए मैंने पोरस बनाई, आई एम शोइंग इट एज पोरस। ये इतनी पुअर स्क्रीन थी, डबल डबल शेप वाले इलेक्ट्रॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोचो डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो कितना रिपल्शन हुआ होगा? एस के 2 से तो बहुत ही ज्यादा, पी के 6 से बहुत ज्यादा। उन 10 इलेक्ट्रॉन की लड़ाई निपटाने में आप देखिए, जो भी लड़ाई निपटाई उसके अंदर जेड इफेक्टिव थोड़ा तो लगा, मैं जीरो नहीं कह रही, लेकिन उनकी अपनी ज्योमेट्री इतनी डिफ्यूज थी कि वो बाहर वाले को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। वो जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा अंदर पहुंच गया, बाहर पहुंच गया जेड इफेक्टिव। क्यों जेड इफेक्टिव बाहर पहुंच गया बच्चों? बीच का डी जो है वो पुअर था। अब इस डॉटेड लाइन को डी मत सोचिए, राइट? वो मैंने बताने के लिए हेल्प की। एक्चुअली में साइज होना चाहिए था इतना, बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीन साइज श्रिंक होके कितना पहुंच गया? इतना, एंड इट केम आउट टू बी ऑलमोस्ट इक्वल। अब साइज की ये एनोमली मेरे लिए वहां बतानी मुश्किल थी, मेरे को यहां बतानी। अभी एंड नहीं हुआ बात का, एक बार समराइज करते हैं। जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम आए, स्क्रीन्स बहुत अच्छी थी। कौन सी स्क्रीन्स? गुड स्क्रीन्स। उन्होंने जेड इफेक्टिव को रोक लिया, साइज को फैलने दिया। साइज 40 पिकोमीटर तक फैल गया कि न्यूक्लियर चार्ज को मैं बाहर ही नहीं ज्यादा जाने दे रही, जबकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, राइट? सो व्हाट, हमने अच्छी स्क्रीन डाल रखी है बीच में, तो यहाँ पे भी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, पर यहाँ पे भी आप देख रहे हो एक शेल बढ़ रहा है। बट यहाँ गड़बड़ क्या हो गई? बीच की स्क्रीन बहुत खराब थी। बीच की स्क्रीन खराब ने इतना धोखा दिया कि साइज में एक्सपेक्ट कर रही थी ये होना चाहिए था, स्क्रीन पुअर होने की वजह से जेड इफेक्टिव एब्रप्टली बढ़ा और उसने साइज को श्रिंक कर लिया, आपकी एक्सपेक्टेशन से छोटा आया। और आप जब एक्चुअल साइजेस का डाटा नोट करेंगे, आप देखेंगे 3 या 4 पिकोमीटर का मसे डिफरेंस है। कहां 40 पिकोमीटर, कहां 3 या 4 पिकोमीटर, कोई लॉजिक है? दैट वॉज द साइज एनोमली जो मैं वहां नहीं बता सकती थी, अब बता सकती। रीजन में आपको स्क्रीनिंग ही देना पड़ेगा, बट स्क्रीनिंग तब मेरी क्लास में आया नहीं था। तो अब आती है असली बात में, हम कोई साइज तो नहीं पढ़ रहे, हम तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ रहे थे। क्यों ले आए ये फैक्टर? सुनिएगा ये फैक्टर, मुझे नॉर्मल रूटीन से बताइए, बोरोन और एल्यूमिनियम में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा? बोरोन की, साइज छोटा है, ठीक है, यानी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है। एल्यूमिनियम और गैलियम में किसकी ज्यादा? साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर अगर हो गए तो न्यूक्लियर चार्ज पे आना पड़ेगा। अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा ये न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर क्यों बता के चले, यूज किधर करना है, ये आ गया। जब मेरे को एल्यूमिनियम गैलियम के साइजेस कंपेरेबल आ गए, किसके पास जाना पड़ेगा? ना तो कोई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी सही है, तो फिर मेरे को किसके पास जाना पड़ा? न्यूक्लियर चार्ज। बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसमें लिखूंगी पूरा, बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से इन दोनों के साइजेस बराबर से आ गए। न्यूक्लियर चार्ज इसका 31 और इसका, भाई फर्क देख रहे हो? सेम साइज में क्यों ना ये डोमिनेट करे? आ गया मिसबिहेवियर, सो कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ द सब्जेक्ट। बट लॉजिक है एक्सेप्शन के पीछे, तो जब नेचर ने एक्सेप्शन बनाए तो मेरे को पढ़ने पड़ेंगे। यानी जैसे जैसे इस ग्रुप में मैं नीचे गई, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, मुझे आपका गैस वर्क चाहिए, अब इंटेलिजेंट कैसे?
यहां से नीचे गए, आई एम टॉकिंग अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। यहां से नीचे गए पहले तो, सॉरी, पहले तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई, डिक्रीज। फिर यहां से यहां गए तो इंक्रीज। अब यहां से यहां डिक्रीज। ओके, कॉन्फ़िगरेशन रुको। इंडियम की, बोरोन की क्या है बच्चों, 2p1। एल्यूमिनियम की क्या है, गैलियम की 4p1। से पहले मैं क्या लिख लेती हूँ, परफेक्ट। इसकी उससे पहले क्या लिखूं, मैं वेट कर रही हूँ, बोलो। 5p और 6p के बीच में एक और बदमाश और है, तो यहां पर क्या लिखूं, 4f में भी, सॉरी, 4f में भी 14 भरे गए होंगे और 5d में भी 10 भरे गए। पूरेस्ट स्क्रीन सीन में आ गई। पूरे स्क्रीन तो साइज को और पिचका देगी, तो यहाँ पे फिर क्या मिलेगा मेरे को, इंक्रीज। राइट। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी फिर बढ़ गई। क्यों बढ़ गई भाई, एफ से ज्यादा गंदी स्क्रीन कुछ नहीं है, वो आ गई बीच में, सारा न्यूक्लियर चार्ज बाहर गया और साइज को फिर श्रिंक कर गए। साइज को श्रिंक करा, ऑलमोस्ट साइज सिमिलर सा आ गया, ऑलमोस्ट साइज सिमिलर सा आ गया। न्यूक्लियर चार्ज में 32 ऐड होगा, ऊपर सिर्फ 18 ऐड होगा, यहाँ 32 ऐड होगा, कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। यस, अब ये एनोमली पूरा, जब आप पी ब्लॉक पे चैप्टर है, 2 आपके स्लेट्स, जब पी ब्लॉक चैप्टर्स आएंगे ना, फिर से ये चैप्टर रिपीट होगा। वहां फिर से हर ग्रुप का साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उनकी स्क्रीनिंग, उनकी गेन एंथैल्पी, जो भी और चीजें सब रिपीट होंगी, और हर पैराग्राफ की पहली लाइन होगी, एज स्टडीड इन फलाना चैप्टर ऑफ क्लास 11, दिस द ट्रेंड। फॉर फर्दर डिटेल रेफर टू 11th क्लास दिस चैप्टर। तो ये तो, हाँ जी, गैलियम इंडियम में मैं चाह रही हूं, बताओ क्यों। गैलियम में कौन है उसका स्क्रीन, पुअर, इसका स्क्रीन पुअर, ठीक है, बराबर से थे। तो जेड इफेक्टिव भी मतलब जितना होना चाहिए था उसी हिसाब से यूजुअल ट्रेंड फॉलो हो गया। एकदम से जैसे पुअर स्क्रीन इंट्रोड्यूस हुई, एक तो इंट्रोड्यूस हुई मेरी पुअर स्क्रीन कहां, और एक कहां इंट्रोड्यूस हुई। अब बोलो काहे का ग्रुप ट्रेंड रह गया, 5 में 2 बार धोखा आ गया। मैं क्या बोल रही हूँ, ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज है कि डिक्रीज है, बेटर नॉट टू से, भाई बैठ जाओ, बताते हैं क्या। कोई मेरे से चलते चलते पूछे बोरोन फैमिली में बताना ना, आपने कहा था जनरली डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, तो बोरोन फैमिली में तो नहीं होगी। तो बैठते करते हैं बात, ऐसे चलते चलते वाला सीन नहीं है। पहले क्या हुआ, डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। अभी मैं आपको अगेन एक जनरलाइजेशन दे रही हूँ, जब इनकी वैल्यू आएंगी, एक आधा ऊपर नीचे होगा तो प्लीज उसमें से करेगा, एक साथ सारा नहीं दे पाते, आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है, एक्सेप्टेंस चाहिए होता है फैक्ट्स का। अब इसको स्क्रीनिंग को यहां तक तो शायद आप नोट कर चुके थे, अब क्या नोट करना है वो समझते हैं। ये जरूर नोट कर लो, दिस इज गोल्ड। ये जो कॉन्फ़िगरेशन से लिख के मैंने समझाया ना, दिस इज गोल्ड, ये जरूर नोट करिए। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हैवियर मेंबर कहते हैं, नीचे वाले मेंबर्स को हैवी मेंबर्स कहते हैं। वाई हैवी, क्योंकि उनका न्यूक्लियस हैवी होता है, उनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, प्रोटॉन ज्यादा होता है। तो हैवियर मेंबर्स में आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अक्सर एनोमली देखेंगे। क्यों देखेंगे, एफ ब्लॉक आ गया, उससे खराब स्क्रीन। डन एवरीवन, आ गया सबके पास। तो स्क्रीनिंग समझना है आपको, एक्सप्रेस करने के लिए कि कल को मेरे को कोई पूछता है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या लिखूं, प्लीज रेफर टू माय बुकलेट। उसमें मैंने प्रॉपर पैराग्राफ आपको लिख के दिया है कि आपसे अगर पूछ लिया जाए, पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये किसी बच्चे के लिए एक्सप्रेस करना आसान नहीं। प्रॉपर मैंने समझाया है, आप बुकलेट से जरूर उस पैराग्राफ को पढ़िए, समझिए कि किसी को बताने के लिए व्हाट वर्ड्स, व्हाट फ्रेजेस शुड आई यूज। तो अभी नहीं, बुकलेट आप सबको दी हुई है, आपको करनी चाहिए, नहीं आया तो फिर बात करेंगे। अब विद वैल्यूज बात करना चाहूंगी, यही वो जो मैं आपको पढ़ा के हटी, एक बार दोबारा एग्जाम्पल, ताकि और अच्छे से पक जाए विद वैल्यूज। इसकी स्क्रीन कौन है, 1s, इसकी स्क्रीन कौन है, 2p, इसकी कौन है, 3d। अब आपको पता है 4p से पहले क्या आता है, 3d।
इसी तरह से इंडियम में कौन है 4p एंड हेलियम में कौन है 4s। एल्यूमिनियम में 3sp, 3 पेनल्टीमेट शेल 3s तो है ही, लेकिन उससे जस्ट अंदर वाला शेल अगर मैं काउंट करूं तो वो 2p। राइट ऑब्जर्वेशन। अब जरा वैल्यूज देखना, क्या मैंने जो ट्रेंड पिछली आपको स्लाइड पे बताया एक्सपेक्ट किया वो मैच भी कर रहा है। अभी हमने पिछली स्लाइड पे क्या किया, हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझने की कोशिश की, अंदाज लगाया और एक ट्रेंड बना। और फिर मैंने आपको पलटने से, स्लाइड को हटाने से पहले एक बात बोली थी, जो एक्चुअल वैल्यूज के साथ आएगा, एक मैंने आपको जनरलाइजेशन दिया है, फिर देखेंगे एक्चुअल वैल्यूज में ये जनरलाइजेशन मिला या उसमें भी मुझे कुछ लूपहोल देखना है, एक साथ सारा कुछ नहीं बात करते। चेक, क्या वही मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर ग्रुप में सेम मिले। लेट मी गिव यू दिस स्टेटमेंट। आप ये नहीं कर सकते मैम ग्रुप 13 में आपने बताया था, तो ग्रुप 17 में भी तो यही लगना चाहिए था। जब हम पढ़ेंगे अब कल की मेरी 12th क्लास में नाइट्रोजन फैमिली है, तो स्टार्ट किससे होगा मेरा नाइट्रोजन फैमिली, कॉन्फ़िगरेशन, साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और एकदम से पकड़ेंगे जो जो हमने पढ़ा था, यही स्क्रीनिंग इफेक्ट नीचे के मेंबर में उसमें आएगा। लेकिन अगर आप ये सोचो ग्रुप 13 का आपको पता है तो सब में उसको कार्बन कॉपी कर लेंगे, नहीं, शायद हो भी, मुझे पता है क्या है, लेकिन आपकी हैबिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कब कहीं से खड़े होकर एक्सेप्शन आ जाए आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इसीलिए कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, हर जगह के लिए पहले आपको वैल्यू से कंफर्म करना पड़ेगा। चेक, डाउन द ग्रुप पहले क्या हुई बच्चों, डिक्रीज, थोड़ी सी, फिर क्या हुई, ठीक ठाक इंक्रीज। ये इंक्रीज, क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं, इंडियम और थैलियम में बहुत जबरदस्त इंक्रीज मिला जी, एल्यूमिनियम और गैलियम में बड़ा कम इंक्रीज मिला, क्यों? उसके अंदर पुअर स्क्रीन था F, इसके अंदर पुअर स्क्रीन था E। अब आपसे क्या पूछ ले गॉड नोस, पता सब कुछ हो की क्वालिटी आती है मेरे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचानना है आपको। ये क्वेश्चन आप नोट नहीं करेंगे, डीपीपी और एनसीईआरटी में खूब मिले, इस क्वेश्चन को नोट करना नहीं बनता, ये मेरे साथ करो। मान लीजिए आपको कहा है एलिमेंट नंबर बी सी डी, ये 3 एलिमेंट दिए आपको, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 दे दी तीनों की, 2 दे दी तीनों की, 3 दे दी और 4 दे दी। इसमें कुल मिला के 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है, 5 पार्ट्स बनते हैं, और इसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत प्यारा बनता है। क्या, मैंने तो ऊपर एक ही चीज लिखी, मैं इसमें 5 पूछूंगी तुमसे। नोबल गैस, इसमें सॉरी आप मुझे बताइए हर एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, पहले मेरे को बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा देन नियरेस्ट नोबल गैस, 2। भाई मेरे को पूरा तो कर, तो रुको। अब मुझे पहले एलिमेंट में देखना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला 800 किलो जूल माना, फिर दूसरा 1500, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी बनती है 2600, लगभग डबल डबल के आसपास जा रहे हैं, ड्रास्टिक 10,000, थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन आपने पहला निकाला इतना खर्चा हुआ, दूसरा निकाला इतना खर्चा हुआ, तीसरा भी वेरिएबल था, ठीक है डबल डबल के आसपास ही जा रहा, चौथा निकालने आप गए, ड्रास्टिक, इसका मतलब इसके बैलेंस शेल में थे 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा निकालने में उसने सीधे मल्टीपल फोल्ड बढ़ा दिया, डबल नहीं किया। P3 होगा, क्या होगा, 3, यस 3 इलेक्ट्रॉन, P3 होगा। हाँ वो कुछ भी हो सकता है P3, अभी उसके हेडेक मत लो, ठीक है। P3 के अलावा ये P3 कहना भी थोड़ा रिस्की है, बट हाँ कह सकते हैं P3, राइट, कि आपके 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नियरेस्ट नोबल गैस, 3 निकालने के बाद वैसे तो देखा जाए नियरेस्ट नोबल गैस P3 में ही दिख रही है, या 3 डालने के बाद कुछ ही कहिए, बट अभी मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। P3 3 निकालने के बाद किस दिन से नियरेस्ट नोबल गैस आ रही है धैर्य, उसके बाद तो S2 रह जाएगा, तो डोंट गो देयर, यहां आप नहीं जा सकते, डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें भी आपको कॉन्फ़िगरेशन क्लेम करनी है। इसमें एक के बाद ही कितना जबरदस्त इंक्रीज हुआ है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों, 1, इसमें कितने थे, 3, 2। अब एक और पार्ट बताइए इसको मुझे, ऑल ऑफ यू,
आप बोल सकते हैं इन चारों में से कौन सा ग्रुप 1 का है? एल्कली मेटल, जिसकी पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम। कौन सा अगला ग्रुप है? एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसकी 2 के बाद नोबल गैस आ रही है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आ रही है किसी में नोबल गैस? हाँ, 2 निकालने के बाद नोबल गैस आई। तो ये कौन सा है? एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड। इस तरह के मैं और ABCDEF दे के कौन सा इसमें हेलोजन है, कौन सा इसमें नोबल गैस है शुरू से ही, कौन सा इसमें फलाने ग्रुप का है, मैं कुछ भी पूछ सकती। ठीक है, तो एक ही इस तरह के इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आए जो जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाटा, वो आप कर लेंगे। अब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला क्वेश्चन तो शायद हो गया मेरा, ये हो गया, स्लाइड रिपीट हो गया आंसर। कुल मिला के कितने फैक्टर्स आए मेरे पास? अब इन पांचों फैक्टर को क्या कहीं पांचों एक साथ लग सकते हैं? कम से कम 3 या 4। वहां क्या करूंगी, अभी तक तो ना अलग अलग चल रहा था तो आपके लिए मुश्किल नहीं। मेरे को सेकंड पीरियड किससे शुरू होता है? सेकंड पीरियड बेरिलियम, जब मैं पूछा जवाब आना चाहिए बेरिलियम। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद मैंने सेकंड पीरियड बोला, सोडियम कहां से आ गया? चलो एनीवेज, शुरू करो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड इन सेकंड पीरियड। लिथियम और बेरिलियम में किसकी ज्यादा? अब नहीं गलती साइज। बेरिलियम और बोरोन में किसकी ज्यादा? पेनिट्रेशन इफेक्ट, तो किसकी ज्यादा हो गई? बेरिलियम। ठीक है, इसके बाद बोरोन और कार्बन में बताइएगा। बोरोन, कार्बन, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन में सोच लो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन की ज्यादा, उसके बाद नियॉन की ज्यादा नहीं करते। तो अगर मैंने अलग कलर्स इस्तेमाल किए तो वो दिखाने के लिए एक पीरियड सारा 8 एलिमेंट सारे, कितनी जगह मेरे को कुछ अजीब मिला? हर जगह। इसीलिए आपको हमारी जरूरत है। हाँ जी, सॉरी, यस, अभी मैं उसी पे आने वाली हूँ। पहले मुझे बताइए, यहाँ का इफेक्ट हो गया पेनिट्रेशन, यहाँ कौन सा इफेक्ट आया? इधर एक्सेप्शनल कॉन्फ्लिक्ट। इधर नाइट्रोजन इज एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब 2p3। अच्छा, नाइट्रोजन की कार्बन से वैसे भी ज्यादा होनी थी क्योंकि इसका साइज छोटा है, लेकिन हमें पता है अड़ोसी पड़ोसी ने जजमेंट साइज पे तब लाना है जब कोई और फैक्टर सूट ना कर रहा हो। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सूट कर रही है तो मैं कॉन्फ़िगरेशन ही देना चाहूंगी। वो बात अलग है, साइज भी सेम डायरेक्शन में फेवर है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या? मेरा पहला एग्जांपल यही था, 2p4। साइज छोटा होने के बावजूद भी ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। और P3 P4 दबा के करा के आयोनाइजेशन 1 2। लेकिन जब कोई ऐसे सजा के दे दे और क्वेश्चन कहे कि एक्सप्लेन ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन सेकंड पीरियड, आपको सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यू कैन नॉट लीव पेनिट्रेशन, यू कैन नॉट लीव एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, एज वेल एज यू कैन नॉट लीव कि नियॉन की इतनी ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ noble gas configuration which is extraordinary stable, exceptionally stable. तो सेकंड पीरियड का जरा ये आपको याद रहेगा, ध्यान रहेगा। तो बस ये आपको पता होना चाहिए, सारे फैक्टर्स मिला के भी आपके सामने ट्रेंड आ सकते हैं। तो ये 5 फैक्टर मैं नोट करने को नहीं कह रही ऑब्वियसली, ये हिस्सा जरा देखिए एक बार, फिर कुछ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं आपसे।
अब फिर आयोनाइजेशन खत्म है। सिर्फ ये नोट करना, ये तो मैंने जस्ट समराइज करने के लिए लिखा हुआ था कि फांसी फैक्टर में भूल गई तो मेरे को लिखा हुआ मिल जाए। मैं मतलब आप, ये मैं यूं करके बोलती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। तो ये ट्रेंड और उसको एक्सप्लेन करने की कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए कि यहाँ पेनिट्रेशन ने मिसबिहेव किया, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन ने मिसबिहेव किया, और यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन। आगे सबके पास नीचे रीजन अपने आप अपने लिए इशारा लिख लीजिए, एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव टेस्ट में यही पूछे जाएंगे, जब आप लिखेंगे गलतियां करेंगे तभी आपको याद हो। अब ये एक बार का क्वेश्चन है, देखिएगा ये दे दिया आपको इंटीजर टाइप। अच्छा, इंटीजर टाइप का मतलब होता है इट हैज टू बी इंटीजर, डेसिमल से। न्यूमेरिकल टाइप का मतलब होता है डेसिमल भी हो सकता है। अब आप सोचो हमें कैसे पता वैल्यू, 4 ऑप्शन दी जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन होगी जो इसमें सूट करेगी। आप मुझे बताओ 737 से छोटी वैल्यू ढूंढोगे, 786 और 737 के बीच की वैल्यू ढूंढोगे, या 786 से भी बड़ी वैल्यू ढूंढोगे? आप किस तरह की वैल्यू ढूंढोगे 4 ऑप्शन में? कुछ भी, मैंने जो बनाया बोल दिया, आप अपना भी ऐड ऑन कर सकते। क्यों दिशा, आप क्या वैल्यू ढूंढोगे कि इससे कम हो और इससे ज्यादा हो? हाँ बोलो। ज्यादा नहीं, कम। ओके, एक कह रही है मैग्नीशियम से ज्यादा, एक कह रहा है मैग्नीशियम से कम। हाँ हाँ, वो तो पता है मुझे, बिल्कुल सही पहुंचे। पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला केस है। तो मैं यहाँ पर मैग्नीशियम से ज्यादा वैल्यू ढूंढूं, कम ढूंढूं, क्या ढूंढूं? मतलब मेरे को तो हिंट चाहिए आपसे। मैग्नीशियम से कम की मैग्नीशियम से ज्यादा? मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3s2, एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p1। साइज छोटा होने के बावजूद भी इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है मैग्नीशियम से पेनिट्रेशन। तो मैं ऐसी वैल्यू ढूंढूंगी जो 737 से कम हो। ज्यादातर बच्चे इसके बीच की वैल्यू ढूंढेंगे कि अक्रॉस द पीरियड है जी, पढ़नी चाहिए नहीं। यहाँ पर एक ही वैल्यू उस क्वेश्चन में ऐसी दी होगी जो 737 और 496 के बीच की हो। 400 दी होगी वो नहीं चूज करोगे क्योंकि वो उससे भी कम होगी, वो पॉसिबल नहीं है। इन्हीं में सिर्फ गड़बड़ हुई थी, बट इतनी गड़बड़ नहीं हुई थी कि मैंने एल्यूमिनियम आकर उससे भी पहले लगा दिया। तो यानी एक वैल्यू आपको दे रखी हो 400, एक वैल्यू आपको दे रखी है 570, एक दे रखी है 780 और एक दे रखी है 900। कौन सी चूज करोगे? 570। फिर ये मत कहना याद करके आने होंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू। नो, अगले नहीं इंटरेस्टेड कॉपी कैट्स बनाने में। कॉन्सेप्ट लगाओ तो एक ही वैल्यू सूट करेगी। कैन यू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? नोट करो, ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, ये एक बार आनी चाहिए कॉपी। बात करो। अगला क्वेश्चन किसी को लग रहा हो इंटरेस्टिंग तो जवाब ही दे दें। इन सब में मेरे को शायद नहीं क्या ही पूछा होगा। डीपीपी 2 देखो जरा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या पूछा इन सब में? लोएस्ट एंड बस, तो और ट्रेंड मत लगाने लग जाना, लोएस्ट और हाईएस्ट बताओ। अगर ये ग्रिड ना दी होती तो जवाब थोड़ा देर से आता। यहाँ सिर्फ ये बता रही आपको, कुछ भी रैंडम दे दे, सबसे पहला काम क्या करोगे? ग्रिड बनाओ। ग्रिड का मतलब क्या? अंदाजा कौन कहाँ आता है। मैंने देखिए इस ग्रिड को बनाने में कोई डी ब्लॉक नहीं बना रखा, बस इतनी जगह छोड़िए डी ब्लॉक के लिए, ये क्योंकि मेरे को ठीक लगा कि मैं अपना अपनी इमेजिनेशन साथ रखी थी कि डी ब्लॉक आता है। लेकिन मैंने क्या किया, लिथियम के नीचे कुछ और आता है, सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम आता है। जब तक तुम ऐसे ग्रिड नहीं बनाओगे, इसके टफ वाले क्वेश्चन, जेई मेंस और एडवांस वाले क्वेश्चन से फंसोगे। ग्रिड बनाने की आदत चाहिए। तो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, सल्फर, क्रिप्टन। अब सबसे ज्यादा तो तड़ाक से आ जाना है, और सबसे कम लिथियम तो नहीं,
सबसे कम आ गया पोटेशियम, सबसे ज्यादा आ गया क्रिप्टॉन। ये सबसे ज्यादा क्रिप्टॉन पे भी मेरे को डाउट है, क्योंकि नीचे की पीरियड में मेरे को थोड़ा सा अच्छा नीचे की पीरियड में थोड़ी है, सॉरी ज़ेनॉन होता तो बात अलग, आई एम सॉरी। ये तो आंख बंद करके सबसे ज्यादा, ठीक है। तो क्रिप्टॉन आ गया सबके पास, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, बस में आ रहा है, वो भी आ रहा है। दो क्या, सारी नोबल गैसेस वैल्यूज के साथ, वो तुम्हें याद ही करानी पड़ेगी। अगर इन तीनों में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का अभी करा के आई पूरे पीरियड का, आप ये बताइए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर कोई में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में पूछे तो किसकी ज्यादा, क्योंकि हाफ फेज है। अगर कोई में से ऑक्सीजन फ्लोरीन में पूछे तो किसकी ज्यादा। अब समस्या आती है, ऑक्सीजन से तो दोनों ही ज्यादा है, ऑक्सीजन से तो नाइट्रोजन भी ज्यादा है और ऑक्सीजन से तो फ्लोरीन भी ज्यादा है। मैं ट्रेंड क्या लगाऊंगा, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। ये आप जब घर बैठ के डीबीपी करेंगे तो आपको परेशानी आ सकती है कि ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन भी है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा है कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। फिक्स हो गया कि ऑक्सीजन तो सबसे पीछे है, ये तो फिक्स हो गया। तो जब ये मेरे को फिक्स हो गया तो उसके बाद ये दो पड़ोसी तो नहीं है, साइज विल मेक डिफरेंस। ये पड़ोसी नहीं है, अब मैं साइज पे आऊंगी। फ्लोरीन सबसे छोटा, इसीलिए उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। प्लीज नोट दिस, ये वो डाउट्स है जो आप वरना मेरे पास लाओ, ये केस नोट करिए। जो लिखा है उसको बात वही है, वो एक अच्छा ना, एक क्वेश्चन वहां हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ हो गया। ये देखना जरा बच्चों, सबसे ज्यादा सबसे कम या ट्रेंड, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, आर्गन। मैंने यहाँ मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, आर्गन लिखा है, और शायद डीपीपी में सल्फर है या फास्फोरस है, जो भी है वो आप देख लें, आप कर लो। हाईएस्ट कौन, 2p6 क्यों लिखा है, ये 3p नहीं होना चाहिए। हो जाएगा सबसे, ये इजी है। जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं काफी क्लैरिटी तब आ जाती है। किसी को कॉन्फ़िगरेशन ना जम रहा हो, ग्रेड बना लो, दोनों में से एक काम करो। मैंने दोनों करके देखा। तो ये क्वेश्चन अब आपके हाथ के, बस देखना आप कंफ्यूज कितना होते हैं। जैसे ही मैंने ये लिख दिया, मैंने मदद कर दी डाउन द ग्रुप, मदद देकर ही परेशान किया। डाउन द ग्रुप में आप सोचोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन ये वो कौन से वाला केस है जहां स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ और एक्सपेक्टेड से साइज छोटा बना, और उल्टा बोरोन से एल्यूमिनियम आते हुए आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटने की बजाय बढ़े। अब मैंने तो डाउन एरो बना दिया कि करो जी, बोलो डिक्रीज, आगे चले, और फिर किसी को याद आए तो गलत हो गया। तो अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस केस में पूछूं तो आप सोचोगे साइज इसका सबसे ज्यादा, इसकी सबसे कम। नो, यहाँ ग्रिड श्रिड कोई नहीं काम आनी, यहाँ याददाश्त काम आनी है कि ये तो वही वाला केस है जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज पिच का न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट किया, और गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से बड़ी गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बट हो गई। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी डीपीपी के दिखा रही हूँ। एक और कर लो जी, अब डीपीपी मत खोलना। हाईएस्ट आयोनाइजेशन 2, बी पहला निकाला, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। 3s1 निकालते ही जैसे ही आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 निकालोगे, आई विल रीच टू 2p6। फिर आप निकालोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, ये आएगा आपका मैक्सिमम। आता सब है, अब बस टाइम और कंसंट्रेशन की बात। तो यही है, डीपीपी भरी पड़ी है, इससे ज्यादा भी अगर मैं करा दूंगी डीपीपी तो कोई लॉजिक नहीं है। अगली हेडिंग लिखिए कि आपने देखा आयोनाइजेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड थी, एक इलेक्ट्रॉन डालने में एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड, कुछ ऐसा इसने बोला। बट ही मेड श्योर गैसियस, आइसोलेटेड, न्यूट्रल। मेरी आधी मेहनत खत्म हो गई अगर कोई बच्चा ये ध्यान रख पा रहा है कि गैसियस, आइसोलेटेड, न्यूट्रल वाज फर्स्ट शर्त, वो मेरे लिए पहली कंडीशन थी। तो आप सुनते हैं, यू आर मोर और लेस करेक्ट। छोटी सी एक गलती है, उसको पकड़ते हैं। इस डायग्राम को देखिएगा। अब डेफिनेशन कब लिखनी है, क्या लिखनी है, बाद में बात करेंगे। इस डायग्राम को देखिएगा। ये डायग्राम देखते ही मेरे को क्या समझ आ रहा है, मैंने एक एटम बना रखा है जिसमें पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद।
जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो अपने इलेक्ट्रॉन निकालने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, वो किसी से एक उधार लेने में इंटरेस्टेड रहता है कि मेरे को नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचना। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर तुम गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम के अंदर डालते हो, अच्छा अब मुझे बताना, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बच्चों? कितने? 7। एक न्यूक्लियस और 7 इलेक्ट्रॉन, माने 7 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा और इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए अब? 8। पहले कितने अट्रैक्शन फोर्स थे? 7। अब कितने हो गए? एक एक्स्ट्रा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। पहले चैप्टर से पढ़ा रही हूं आपको मैं, जब से बोहर वगैरह पढ़ना शुरू किया। Whenever there is forces of attraction, whenever there are forces of attraction, energy is bound to release. Energy release ही होगी। तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्स्ट्रा आ गया। जब एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया तो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे रिलीज है। एटम उल्टा दे रहा है, तुम मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, मैं देता हूँ एनर्जी, because I need this electron. Why? Because I want to go to nearest noble gas configuration. ना भी nearest noble gas configuration जा रही हूँ, भाई एक इलेक्ट्रॉन आने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रोड्यूस है, एनर्जी इज बाउंड टू रिलीज। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जनरली released. Ionization enthalpy is always required. एक में always बोला है, एक में generally बोला है। अगली क्लास की भूमिका तैयार कर दी। ये generally का मतलब क्या होता है? अब इस डेफिनेशन को विद डायग्राम नोट करें और एक आधे सवाल का जवाब दीजिए, फिर आपको टेस्ट देंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्सर आप देखेंगे रिलीज है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अक्सर हमेशा रिक्वायर्ड, उसके लिए मैं अक्सर नहीं बोल सकती, वो ऑलवेज रिक्वायर्ड है, ये जनरली रिलीज। तो अब मैं और आगे पढ़ाऊं उससे बेटर है आपसे एक सवाल पूछ के आपको फ्री करूं। क्या मैं एक बात कह सकती हूँ, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इनवर्ट पुल है, आप जितना ज्यादा इनवर्ट पुल होगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज ज्यादा होगी, हाँ या ना? तो मेरी क्लास क्लोज करने से पहले मेरे को फैक्टर्स गिनवाना। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कौन बहुत वेलकम करेगा इलेक्ट्रॉन को? आ जाएगा पहले तो साइज, पहले साइज के बारे में बताओ, कौन से साइज में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज ज्यादा होगी? ये वाली होगा करेक्ट। जो जितना छोटा वो आने वाले को उतना ही अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा, एनर्जी रिलीज विल बी मोर। न्यूक्लियर चार्ज के फेवर में ये रो बताए पूरी, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने वाले को, जिसकी वजह से रिलीज एनर्जी अगेन ज्यादा। तीसरा कोई फैक्टर? बाय सिंपली गेसिंग, हाँ, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कहीं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जैसे P3 और P4, कौन ज्यादा वेलकमिंग होगा? आ जाओ, P3 नहीं होगा, मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी, आई एम नॉट वेलकमिंग यू। फिर भी कोई जबरदस्ती आए तो वो ले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, जरा सी एनर्जी रिलीज करेगा, लीस्ट इंटरेस्ट। और P4 वाला एज यूजुअल। यही 3 फैक्टर है बस। तो ये 3 फैक्टर अगली क्लास में पढ़ के उसके सारे के सारे केसेस करके फिर से हम कितना खत्म कर सकते हैं, ठीक है?